नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, अंतरिक्ष विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। 2. यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को रिपोर्ट करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बीते दिनों इसरो ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आपको बता दें कि इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना अगस्त 1969 में की गई थी। वहीं भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की, इसलिए कथन एक सही है। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। गौरतलब है कि अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह विभाग मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, सागरमाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। 2. इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा में सागरमाला योजना के तहत परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के विमोचन के दौरान सागरमाला सागर तट समृद्धि योजना शुरू की थी। सागरमाला केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इसका लक्ष्य न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ EXIM, निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संस्थान आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1983 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। 2. यह खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संस्थानों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए नीतियों को संबोधित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में दुनिया भर से प्रतिनिधि इटली के रोम में खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संस्थान आयोग CGRFA के 19वें सत्र में एकत्र हुए। गौरतलब है कि खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संस्थान आयोग एकमात्र स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता के सभी घटकों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसमें पौधे, पशु, वन, जलीय और सूक्ष्म जीव और अकशेरुकी आनुवंशिक संस्थान शामिल हैं। यह खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संस्थानों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए नीतियों को संबोधित करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है? ए सूरत, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सूरत। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रगति के बारे में लोकसभा को सूचित किया। मंत्री ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला के चरण 1 के तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित कर रहा है, जिसे MMLP भी कहते हैं। इनमें से 6 MMLP बंदरगाह शहरों जैसे कोचीन केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल और कांडला गुजरात में विकसित किए गए हैं। MMLP यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो को जलमार्गों, समर्पित माला गलियारों, सड़क परिवहन से स्थानांतरित किया जाए, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम
267 किससे संबंधित है? ए, मान हानिकारक या अभियोगात्मक प्रकृति का आरोप, बी, सदन की बैठक का स्थगन, सी, अनुपस्थिति, डी, नियमों का निलंबन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, नियमों का निलंबन। हाल ही में राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार नियम 267 नियमों के निलंबन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पर लागू होने वाले किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो नियम 267 के तहत राज्यसभा सदस्य सदन में सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम 267 के तहत दिया गया प्रस्ताव इंगित करता है कि कोई मामला इतना गंभीर था कि सदन इस पर विचार करने के लिए अपने सामान्य कामकाज को निलंबित कर सकता था। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में रहने वाले पोषण योजना किसकी एक पहल है? ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में संसद में पोषण योजना पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना था। बीते दिनों आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान की पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रयासों को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत संरेखित किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण योजना शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि कैम रेनबे सैन्य बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए, दक्षिण कोरिया, बी, वियतनाम, सी, चीन या फिर डी, जापान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वियतनाम। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS कृपाण को सेवा मुक्त कर कैम रेनबे सैन्य बंदरगाह पर वियतनाम पीपुल्स नेवी VPN को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि कैम रेनबे दक्षिण चीन सागर पर वियतनाम के खान हुआ प्रांत में स्थित एक गहरे पानी की खाड़ी है। यह खाड़ी 164 फीट तक गहरी है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक बनाती है। वहीं INS कृपाण स्वदेश निर्मित एक इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट है। यह खुकरी श्रेणी का मिसाइल कॉर्वेट है, जिसे 12 जनवरी 1991 को नौसेना में शामिल किया गया था। इसने तटीय और अपतटीय गश्त, तटीय सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR संचालन सहित कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के चलते समाचारों में देखा गया बटागाय का क्रेटर क्या है? ए, उल्का क्रेटर, बी, विस्फोट क्रेटर, सी, ज्वालामुखी क्रेटर, डी, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। हाल ही में समाचारों में रहे ड्रोन फुटेज से बटागाय का क्रेटर का विवरण सामने आया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बटागाय का क्रेटर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, इसलिए विकल्प डी सही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गड्ढा पिघलती हुई परमाफ्रॉस्ट भूमि का परिणाम है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले क्वाटरनरी हिमयुग के दौरान जमी हुई थी। रूस के सूखा गणराज्य में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। बताते चलें कि परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से जमी रहती है। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। सी, यह RFID तकनीक का उपयोग करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट यानी
LDB पर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य बंदरगाह प्रदर्शन में सुधार के लिए बंदरगाह अधिकारियों द्वारा उठाए गए उपायों की समीक्षा करना था। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। यह प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र और अधिक कुशल बनाने के लिए शुरू हुआ था। इसके तहत प्रत्येक कंटेनर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग RFID टैग से जुड़ा होता है, जो RFID रीडर के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह आयातकों और निर्यातकों को पारगमन में अपने माल को ट्रैक करने में सहायता करता है। इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे DLDSL भी कहते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर एक अत्यंत दुर्लभ और स्थलीय ऑर्किड प्रजाति सिविडियम लैंसीफोलियम की खोज की गई? A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C सिक्किम, D अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर विकल्प A उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की चोपता घाटी में एक अत्यंत दुर्लभ और स्थलीय ऑर्किड प्रजाति सिम्बिडियम लैंसीफोलियम की खोज की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। सिम्बिडियम लैंसीफोलियम सिम्बिडियम की खूबसूरत प्रजातियों में से एक है, जिसे लॉन्स लीफ्ड सिम्बिडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारत में हिमालय, असम, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन, ताइवान, जापान और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्राकृतिक स्थिति में यह प्रजाति चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में उगती है, जहां की मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है और पत्तियों का ढेर भी प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनिबस रिसर्च प्रोजेक्ट किसकी पहल है? A भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पोर्ट ब्लेयर, B वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जम्मू, C सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज, D केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते नए प्रश्नों के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।